वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी ब्रेक से पहले ब्रॉडशीट के मामले पे पीडीएम के हवाले से कि पीडीएम इस पे क्या मौक़िफ़ रख रही है, और फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो मौलाना साहब के खिलाफ अब पीटीआई ने दायर कर दिया है। पीटीआई ने ब्रॉडशीट मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाने की भी आज मंजूरी दे दी है। काबीना इजलास मुनक़िद किया गया जिसमें तमाम लोग मौजूद हैं, तमाम वज़रा मौजूद थे, और उनकी जानिब से जो मंजूरी दी गई है उसमें कहा है कि 45 दिन में जो रिपोर्ट है वो ये कमीशन पेश करेगा, और जिसके बाद कुछ हतमी फैसला होगा कि ब्रॉडशीट का आखिर करना क्या है, इस पे किस तरह से इस पे यकीन करना है या नहीं, या इसकी किस तरह से तहकीकात को मजीद आगे बढ़ाना है या नहीं। और पीडीएम के हवाले से जो पीटीआई का मौकफ है वो अब क्या नजर आ रहा है, क्योंकि अब राब्ते शुरू हो चुके हैं, पीटीआई की जानिब से राब्ते शुरू कर दिए गए हैं मुस्लिम लीग नून से, उस पर भी बात करेंगे। गजाला सैफी साहब हमारे साथ, एमएनए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। गजाला साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्या कहेंगी? सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि आज ब्रॉडशीट मामले पे इंक्वायरी कमीशन बनाने की मंजूरी दी है खान साहब ने, क्या सूरत हाल रहेगी इसकी, किस तरह से तहकीकात होंगी और क्या रिपोर्ट पेश किए जाने का इम्कान है? शुक्रिया जी प्रोग्राम में मदु करने का। जी। और ये एक बहुत खुशाइन बात है और तमाम लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ है कि खान साहब एक लिबरल, एक मॉडर्न और एक बड़े बैलेंस्ड किस्म की पर्सनालिटी हैं। इससे जाहिर होता है कि उन्होंने जो ब्रॉडशीट के मामले पे ओपन किया है, और ये तो मेरे ख्याल में एक इसको सबको सराहना चाहिए, और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको किसी भी तरह से क्रिटिसाइज किया जा सके। ये तो बहुत पॉजिटिव चीज़ लगती है कि सही। आगे के लिए बहुत बेहतर होगा। अच्छा गजाला साहब, ये तो ब्रॉडशीट की बात हो गई। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से अगर हम बात करें तो खान साहब की परेशानी कहाँ पहुंची है? क्योंकि एक तरफ आप काफ़ी तारीफें कर रही हैं खान साहब की कि बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं, चीज़ों को ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं करते वो। जो फॉरेन फंडिंग केस है, क्या उन्होंने अपने ऊपर उसको हावी किया है? क्योंकि काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है उनके ऊपर ये। देखिए, फॉरेन फॉरेन फंडिंग एक ऐसे बंदे की जो कि गवर्नमेंट में नहीं रहा हो, हम्म। और जो कि एक पॉपुलर फिगर हो, एक हम्म। सेलिब्रिटी हो इंटरनेशनल, 18 साल की उम्र से, हम्म। और जिसने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की हो। वो शख्स अपने ऊपर उसने इन्वेस्टमेंट नहीं की, बल्कि लोगों की भलाई कामों के लिए इन्वेस्टमेंट की है। हम्म। और पूरी दुनिया चाहती थी कि पाकिस्तान, अभी भी अगर हम भी पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो लोग कहते हैं कि जी बताइए कि हम किस चीज़ के अंदर, पाकिस्तान की कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें हम पैसा खर्च करें ताकि बेहतरी आए। हम्म। तो ये एक मुखलिस लीडर और एक ऐसे एक शख्स जो कि जैसे इमरान खान है, उन्होंने कभी, और उनकी इंटेग्रिटी ये है पैसों के मामले में कि आज भी अगर वो बैठे हैं टीवी पर हम्म। और किसी पब्लिक हॉस्पिटल के लिए हम्म। पैसे मांगेंगे, ये हम्म। तो प्राइवेट अपने के कैंसर हॉस्पिटल के लिए जब भी मांगा, दुनिया ने बगैर सोचे समझे आज तक गज़ाला पैसे साहब, दिए। मैं मगर उस आप ये मैं उस देखिए वक्त कि से बात नहीं कर रहा कि ये जब वो कप्तान थे टीम के, मैं उन्होंने आज की बात वर्ल्ड कर कप रही हूँ भाई, मैं तो आज जितवाया। की बात कर मैं रही हूँ, मैं 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 तो इसी तरफ आपको मैं इसी आज तरफ की आ रहा बात हूँ, बता मैं रही इसी हूँ। तरफ आ रहा हूँ। वो मैं तो पर्सनैलिटी अभी वाकई की बहुत बात अच्छी थी बता रही हूँ, कि एकदम जब नहीं वो पुरानी। सियासत में आए, उन्होंने इलेक्शन लड़ाया, वो भी पब्लिक फिगर हो गए, वो पाकिस्तान के वजीर आजम है, कौमी टीम के वजीर आजम नहीं है। मैं अगर बात करूँ पाकिस्तान के हवाले से, अब उन पर फॉरेन फंडिंग केस है, वो तहकीकात हैं, वो तकरीबन 6 या 7 साल से शुरू हुआ। अकबर एसबाब साहब है, उन्होंने इल्ज़ामात लगाए कि जो बाहर से फंडिंग हो रही है वो रजिस्टर्ड कंपनीज नहीं है, कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं, क्या किस तरह से उनकी जायदादों के ऊपर क्या खर्च हो रहे हैं, ये नून लीग ने सवाल उठाया था। अकबर एसबाब साहब उन्होंने कहा कि देखिए, काफ़ी जिसकी अकाउंट है, जो उनकी डिटेल नहीं मेंटेलिटी दी होती गई। है, एक बात तो सुन लें, किस तरह से जिसकी वो जो इतने अच्छी पर्सनैलिटी अब सियासत में आने के बाद अभी भी मौजूद है? आप मतलब इस एक आदमी की क्रेडिबिलिटी के बारे में हम्म। कोई उनका भाई बहन या उनका पार्टी मेंबर भी नहीं। हम्म। अगर आप आउटसाइड जो कि नॉन पार्टी मेंबर्स हैं, जो कि हम्म। ए पॉलिटिकल भी हैं, जो अनबायस्ड हैं, वो भी इमरान खान पे ट्रस्ट करते हैं, हम्म। और उनको यकीन है कि इमरान खान एक ऑनेस्ट लीडर है। हम्म। मगर जहाँ तक फॉरेन फंडिंग फजल रहमान का ताल्लुक है, उन्होंने मदरसों के मदारिस के लिए पैसे लेकर, हम्म। और मदरसों को इन्होंने ना उसको अपग्रेडिंग की, ना उन बच्चों को उन्होंने किसी काबिल बनाया, तो और गजाला साहबा, उनकी यही यही पॉलिटिकल पॉइंट अकबर यूज एस बाबर की। साहब ने कहा है कि जो पैसे आए वो कहाँ खर्च हुए, किस तरह हुए, किस चीज में खर्च हुए, इस हवाले से कोई डिटेल नहीं। जितने अकाउंट्स थे उस हवाले से पिछली मीटिंग में कुछ भी पेश नहीं किएगा, कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं करे, हुकूमती जो कमेटी थी वो देखें, उठ के चली इमरान गई। खान जिस तरह से वो मौलाना साहब पे बंदा अगर है। एलिगेशन है वही एक खान साहब बात पे सुने, एलिगेशन है, और आपके एक पीटीआई के बात वो सुने, रुकन है एक, अकबर एस बाबर साहब। अच्छा आप, मेरे ख्याल में प्रोग्राम में आपके कमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्बत मेरे, तो नहीं नहीं, आप आपके बोलने के आपके जवाब। इंपॉर्टेंट है, सवाल चलिए, आपसे ही आपने करा मैंने। आप सवाल क्या, आप तो कमेंट कर रहे हैं, आप सवाल पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगी।
आप सवाल पूछिए मैंने ना, आपसे आप तो यही पूछा पूरी कि तकरीर यही कर रहे हैं। ऐसे ही इल्जामात देखिए, मौलाना साहब पे हैं और यही इल्जामात खान साहब पे लगे हैं, देखें अकबर एस बाबर साहब ने खान लगाए, साहब तो पे इतनी ये इतनी जो सॉलिड पर्सनैलिटी फिर कैसे? आप मुझे बोलने नहीं दे रहे ना, जी जी जी, आप बोलिए बोलते बोलिए। रहिए, आप बोलिए फिर जी जी मुझे जी फिर जी, विलायत नहीं आप मिलती आपको फिर। टाइम दिया, आप क्या दीजिए। तो मुझे बोलने दें आप। जी जी। देखिए, इमरान खान एक क्रेडिबल बंदा है और वो उस किस्म के शख्स नहीं है कि उन्हें आप कहें और फॉरेन फंडिंग और ये और उस किस्म के, वो बिल्कुल आप हर किस्म के स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें क्लैरिटी के साथ लोगों को प्रेजेंट कर सकते हैं। उनके पास कोई छुपाने की चीज नहीं है, हर कुछ सामने मौजूद है। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए वक्फ है, जिसमें इमरान खान का कोई उसमें हकदारी नहीं। तो आप ये इससे इससे अंदाजा लगाइए। और दूसरी जो दूसरे लोगों ने फंडिंग ली, अब देखिए ना, फंडिंग जब आ गई बात तो फिर सबको उस पर खुलना पड़ेगा ना। जो फंडिंग अगर गैर तरीके से इस्तेमाल की गई और उसको जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग की गई, ख्वाजा आसिफ की मनी लॉन्ड्रिंग सामने आई सही। है कि किस तरह से उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के भी जुमरे में जो लोग आए हैं उसमें इमरान खान शामिल नहीं है। तो एटलीस्ट जो लोग एक्यूज कर रहे हैं बगैर सोचे समझे, वो अपने गिरेबानों में झांक लें। और इस वक्त इतनी वल्नरेबल पोजीशन है उन लोगों की कि उसके बावजूद वो किसी भी घटिया हथकंडे को इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ रहे। तो अगर ये हथकंडे इस्तेमाल करेंगे इस वक्त भी, तो मेरे ख्याल में तो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे। इसमें उनका कोई फायदा नहीं है और हमारा कोई नुकसान नहीं। ठीक है गजाला साहब, मैंने आपकी बात को पूरी तरीके से सुना कि नो डाउट के क्रेडिबिलिटी है उनकी, खान साहब की। तो क्या जो तहकीकात करेगा कमीशन, खासतौर पे ब्रॉडशीट के मामले पे और एक तरफ फॉरेन फंडिंग केस के मामले पे, क्या वो किसी शख्स की पर्सनैलिटी को देखेगा या हक़ाइक़ को देखेगा? जो सबूत पेश किए जाएंगे उस चीज़ को देखा जाएगा, या गुज़िश्ता जो उसकी ज़िंदगी गुजरी है, किस तरह से उसने गुजारी है, पाकिस्तान के लिए उसने क्या किया है, उस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाएगा? क्या कमेटी किस चीज़ पे तहकीकात करेगी? पर्सनैलिटी के ऊपर करेगी या सबूत के ऊपर करेगी? देखिए, सबूत पे भी करेगी, पर्सनैलिटी पे भी करेगी। एक पर्सनैलिटी बनती किस तरह से, एक ह्यूमन हम्म। पर्सनैलिटी जो है, हम्म। एक बच्चा पैदा होता है तो वो कोई पर्सनैलिटी नहीं होती, हम्म। मगर आहिस्ता आहिस्ता आपका किरदार आपकी जो शख्सियत को बनाता है। हम्म। तो एक बंदे का जो किरदार है, उसकी शख्सियत जो है वो वाज़ेह है दुनिया की नज़रों में। और पूरी जितनी भी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो कि मुल्क से बाहर रहती है, उनकी नज़रों में इमरान खान की क्या वक़्त हैसियत है, वो भी सामने है। तो मतलब तो आप ये अगर आप एक्सेप्ट कर देखिए रही हैं उसको चैलेंज, कि जो उसको आप तहकीकात होगी चैलेंज वो खान साहब की पर्सनैलिटी को देख के की जा सकती है? भी, उसमें पर्सनैलिटी तो देखिए, पर्सनैलिटी एक वर्ड है। जी। पर्सनैलिटी कोई ऐसी तस्वीर नहीं है खाली। हम्म। पर्सनैलिटी ये नहीं होती कि कोई अच्छे कपड़े पहन लिए और तस्वीर खींच ली, वो पर्सनैलिटी बन गजाला गई। साहब, मैं पर्सनैलिटी यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर देखिए, पर्सनैलिटी को देख के अगर तहकीकात होती तो फिर नहीं नहीं नून लीग में भी भाई, होती, जरदारी साहब के खिलाफ हकायक भी पे है। पर्सनैलिटी देख के होती, वहां सबूत देख के भाई की जाएगी और यहाँ पर्सनैलिटी देख के, तो तजाद नहीं होगा तहकीकात के अंदर? देखिए, मैं तो आप अगर जो चाहे गोल घुमा दे, देखिए बात को किसी और रुख में ले जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, बात सिर्फ इतनी हो यहाँ रही है बात कि गजाला किसी साहब रिकग्नाइज, बिल्कुल नहीं, नहीं तहकीकात के बिल्कुल पॉइंट के नहीं, ऊपर लाई आप गई है। बात को बिल्कुल सही तरीके से सुनिए। देखिए, इमरान खान की पर्सनैलिटी आपने पूछी, मैंने कहा ये अब चूंकि हकायक की बुनियाद पे होती है इन्वेस्टिगेशन, सही। मगर हकायक की बुनियाद पे भी होगी और एक इंसान का जो किरदार रहा है उसकी बुनियाद पे ज्यादा तहकीकात होती हैं। जाहिर बात है कि एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर किसी ने उंगली ना उठाई हो और एक कीचड़ उछालने को तैयार बैठा हो, तो जाहिर बात है उसमें उसका किरदार भी सामने आएगा कि उसने कभी किसी का पैसा नहीं खाया, ईमानदारी से पेश आया वो शख्स। उसने लोगों ने जो पैसे दिए मुल्क के लिए, वो उस वक्त वो एक पब्लिक फिगर था, एक गवर्नमेंट का बंदा नहीं था। तो उसमें एक फर्क है। और ये लोग जो हुकूमतों ठीक में है रह गजाला के साहब, और खान साहब अभी जिनको, एक पब्लिक फिगर है, पीएम है पूरे पाकिस्तान के। आटा चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल तहकीकात जो हो रही हैं, क्या हम उसमें पर्सनैलिटी का वेट करें या सबूत का वेट करें? भाई सबूत की बात होगी, जाहिर बात है सबूत होगा। पर्सनैलिटी को आप इतना ना, उसको एक लफ्ज बोलने पे आप कुछ और ना लेके जाएं। बिकॉज मैं वकालत और ये जो मीडिया पर्सन है, इनकी बिल्कुल दो अलग किस्म के शोबे हैं। आप वकील बनने की कोशिश मत कीजिए, डेविल्स एडवोकेट बनने की। मैं आप वो यहाँ बात कीजिए यहाँ जो हकीकत यहाँ वज़ीर है। साहब कोई, नहीं, दिस इज हम बीइंग अ वकील नहीं, डेविल्स हम एडवोकेट तो एंड एक आई डू पब्लिक नॉट सवाल अप्रूव। रख रहे जिस हैं। तरह आप जब सवाल जब अच्छा डाल रहे अच्छा, हैं, मैं उससे गज़ल मकसद साहब, ये है कि जो आप चैलेंज मैं ला रहे हैं। एक सवाल ये करना चाहूँगा। जब खान साहब अपोजिशन में थे, उन्होंने कहा कि जब महंगाई बढ़ती है, रोज़गार नहीं होता लोगों के पास, तो उस वक्त समझ जाओ कि मुल्क का वज़ीर आज़म चोर है।
ابھی خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، رہنے کو صحیح سے گھر نہیں ہے ان کے پاس. اب کیا خان صاحب اس حوالے سے کہیں گے کہ اب ملک کے اندر دوبارہ سے وہی بحران ہے، آٹا غائب ہے، چینی غائب ہے، کیا اسمگلنگ ہو رہی ہے، اس کو بلیک میں فروخت کیا جا رہا ہے، کیا چل رہا ہے؟ اب کون چور کہلائے گا؟ اس پہ کیا موقف پیش کرے گی وفاقی حکومت؟ دیکھیے یہ سننا گوارا نہیں ہے کہ حالات کہاں سے شروع ہوئی ہے، اور یہ چیز ان کو برداشت نہیں ہو رہی کہ عمران خان پرائم منسٹر بن چکے ہیں. اور اتنے زیادہ مشکل حالات میں تو میرے خیال میں اس وقت بہت خوش ہوگی پی ایم ایل این کہ وہ یہ والا جو عرصہ ہے جہاں بالکل بینکرپسی پہ پاکستان پہنچ چکا تھا، ان حالات میں ایک لیڈر نے ایمانداری کے ساتھ ایکسپورٹ بھی بڑھائی، صحیح. حالات بھی بہتر کیے، صحیح. کووڈ کو بھی دیکھا، صحیح. احساس پروگرام کے تھرو غربا کو 1.5 کروڑ عوام کو ان کے گھر میں کھانا پہنچایا، بھوک سے نجات دلانے کی پوری کوشش کی گئی، ہر طرح سے ارنسٹ یہ ذمہ داری رکھی ایک پرائم منسٹر ہونے کے ناطے کہ کوئی بھی بھوک کا شکار نہ ہو، ننگ کا شکار نہ ہو، کسی کے پاس گھر نہیں ہے تو اس کے لیے ایسی جگہ بنائی آئی گئی. اپریشیٹ غزالہ صاحبہ تو کہ خان تو صاحب نے لوگوں کے لیے شیلٹر ہومز بنا دیے، 50 لاکھ گھر نہیں دیے، شیلٹر ہومز بنا دیے، نہیں 50 لاکھ کیا 1 روٹی کروڑ نہیں گھر دی، بھی ملیں گے. کھانے کو روٹی نہیں دی، لنگر خانے کھول دیے، لوگوں کا روزگار شروع کے آپ کے 12 سے 13 مہینے کا میں اگر فگر آؤٹ کروں تو کچھ 10 بھائی لاکھ اگر جو یہ لوگ تھے والے وہ بے جو روزگار ہوئے تھے. ایک سال آئی گزرا ہے اپریشیٹ، نا میں کہتا کووڈ ہوں خان صاحب نے کرونا وائرس میں بہت اچھا چیزوں کو سنبھالا تھا، بہت اچھا ہینڈل کیا تھا لوگوں کو، خاص طور پر میڈیکل کے شعبے کو، نو ڈاؤٹ ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہیں. میرا سوال یہ تھا کہ جب خان صاحب کہتے تھے کہ جب مہنگائی بڑھے اور جب یہ تمام چیزیں ہو جائیں تو اس وقت وزیر اعظم چور ہوتا ہے، آج ہم اس کو کیا موقف دینا پیش کریں گے؟ اور اگر خان صاحب نے روٹی کی اگر بات کری تو ایسی ایکسپورٹ بڑھائی انہوں نے کہ اب لوگوں کے پاس سے روٹی بھی چلی گئی، آٹا باہر ایکسپورٹ ہو گیا، چینی باہر ایکسپورٹ ہو گئی، ہمیں باہر سے چینی درآمد نہیں کرنی پڑ رہی بالکل ہے. نہیں، اس دفعہ تو امپورٹ کی گئی ہے چینی تاکہ لوگوں کے گھروں میں چینی کی کمی نہ ہو اور آٹا کم نہ ہو، مطلب امپورٹ بھی کیا گیا ہے اور بہت سبسیڈائز ریٹ پہ رکھا گیا. آپ جائیے یوٹیلیٹی اسٹور پہ، غریب غربا جو ہیں وہ بڑے جنرل اسٹور پہ نہیں جاتے، سپر مارکیٹ پہ نہیں جاتے، غریب عوام جو ہے وہ یوٹیلیٹی اسٹور پہ جاتے ہیں، راشن کی دکانوں پہ جہاں سستا ملتا ہے. تو وہاں پر 80 روپے ہے آٹا، آپ وہاں سے جائیے اور لے لیجیے جا کر. اگر ان لوگوں کو جانا ہے بڑے بڑے سپر سٹورز کے اوپر تو ظاہری بات ہے وہاں پہ وہ سپر سٹور اپنا پلس لگا کے غزالہ صاحب لگاتے آپ ہیں. سمجھتی ہیں 80 روپے آٹا مناسب ہے؟ اور جو چینی مل رہی ہے جس ریٹ پہ وہ مناسب ہے غریب آدمی کے لیے؟ 100 روپے چینی دیکھیے پہنچ چکی ہے، مناسب ریٹ ہے یہ؟ دیکھیے چینی 115 تک بھی گئی ہے ان لوگوں کے دور میں. صحیح، کیا 150 بھی جا چکی ہے. ان کے دور میں، ان کے دور میں پی ایم ایل جب این آپ کے آئیں تو دور اس میں، وقت کتنی تھی؟ دیکھیے ان کے دور میں جو چینی اوپر گئی، دیکھیں اس میں کوئی تکرار کی بات نہیں، نہیں ہے. اگر ہم قوم میں کی، ایک فیکٹ ایک کی منٹ بات کر رہا ہوں، بات سنو فگر کی بھائی، بات کر رہا ہوں. ایک منٹ بات سن لو. اگر قوم کی مفاد میں کوئی شخص ذمہ داری کے ساتھ، احساس کے ساتھ محنت کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ عوام کو آسانی ملے تو اس میں پھر تکرار کر کے کنفیوز کرنے کی لوگوں کو ضرورت نہیں ہے. عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے جو کہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی، محبت اور احساس رکھتا ہے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ شخص اپنے آپ کو ہر مشکل میں ڈال ٹھیک کر ہے غزالہ صاحب، عوام کی بھلائی کی بات میں کرے. بریک کی طرف جاؤں گا. میں آخری سوال آپ سے کرنے والا ہوں. ہم مانتے ہیں کہ لوگوں کے پاس روٹی آ گئی، آٹا آ گیا، چینی آ گئی، کھانا پکانے کے لیے گیس نہیں ہے. ایل این جی پہ گیس اسٹیشنز کو کہا جا رہا تھا وہ ہم خرید رہے ہیں، باہر سے خرید رہے ہیں، کس طرح سے خرید رہے ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ فگر آؤٹ کیا تھا. کچھ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کی بات ہوئی تھی، حالانکہ جو لانگ ٹرم کے ریٹ تھے وہ شارٹ ٹرم پہ آئے تھے، شارٹ ٹرم کے ریٹ لانگ ٹرم پہ آ گئے. کافی زیادہ تضاد اس ریٹ کے اندر پایا گیا. تو کس طرح سے کیا ان تمام چیزوں کو جو گیس صنعتی علاقوں کو گیس فراہم کرنی تھی، کیا ان چیزیں ہینڈل نہیں کی جا رہی ہیں حکومت سے؟ بالکل ہینڈل کی جا رہی ہیں. اب آپ یہ جو انہوں نے پہلے ڈیزاسٹر کیا ہے کراچی کے ساتھ، اور جو انہوں نے نئی پائپ لائنز نہیں بچھائی، اور جو انہوں نے جو ڈیزاسٹر کیا ان کی پرائسز کے ساتھ، وہ سارا جو کھلواڑ چلا آ رہا ہے جس کے بارے میں بار بار بات ہوئی ہے، اس کی وجہ سے بیک لاگ ہے جس کو کور کیا جا رہا ہے. کراچی میں بھی پائپ لائن ابھی سی ویو پہ بچھ رہی ہے جس کو وہاں کے تو یو مین ٹو سے جو کہ مسئلہ ڈیفینس، پائپ لائن کا ہے، گیس کا مسئلہ نہیں ہے، گیس شارٹیج کا مسئلہ نہیں ہے؟ دیکھیں گیس شارٹیجز کی وجہ اور بھی ہیں، مگر اس میں ان کی سپلائی چین کو اور دوسری چیزوں کو صحیح سے ہینڈل پچھلی دفعہ نہیں کیا گیا، جس کو
स्लोली ग्रेजुअली अभी हैंडल किया जा रहा है। और देखिए इतना बड़ा एक मुल्क है जिसको मतलब बिल्कुल ही एक कोने पे खड़ा करके चले गए, और उसके बाद आप जितनी भी कोशिश करें तो 1.5-2 साल में वो ठीक नहीं हो सकता। चलिए, उसको अवाम टाइम अवाम ने लगेगा खान साहब को और इसीलिए टाइम शायद लग लाए रहा थे, है। अवाम इसीलिए लाए थे कि वो किनारे से उठा के पाकिस्तान को दोबारा सेंटर के अंदर लेकर आ जाएं, हाँ, खासतौर तो पे ला रहे मईशत के लिए लेके। हैं वो। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि खान साहब इसी चीज़ को लेके खासतौर पे अच्छे तरीके से सोचें तो ज़्यादा बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए। ना सिर्फ इसलिए कि 10 रुपये बढ़ा के 4 रुपये कम कर देना और 6 रुपये का बैकलॉग ले जाना कि हम आगे कभी चलो बढ़ा देंगे, मगर जो सोच है वो वही है कि चीज़ को महंगा करना है, सस्ता नहीं करना। सस्ता करने के ऊपर नहीं सोचा गया, लोगों को रोजगार देने के लिए नहीं सोचा गया, बल्कि शुरू के 12-13 माह में लोग बेरोजगार हो गए। खाना देने के लिए लोगों को नहीं दिया गया, बल्कि लंगर खाने खोल दिए गए। और रहने के लिए लोगों को 50 लाख घर अभी तक मिले नहीं है, लेकिन लोगों को शेल्टर होम्स दे दिए गए कि वहां जाएं आप और वहां रह लें अगर आपके पास घर नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, अगर इस पे सवालात उठते हैं तो हम आवाम के ही सवालात करते हैं, और इस पे अगर कुछ सीखपा होते हैं कोई लोग तो हम उससे नहीं रखते इख्तलाफ भी, क्योंकि वो भी नुमाइंदगी कर रहे हैं हुकूमत की, लेकिन उन्हें जवाब देना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सवालात हमारे नहीं बल्कि आवाम के सवालात हैं। इस पर मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा।